Good morning, student. Welcome back again to my channel, Petal Botanist. तो लास्ट क्लास में हमने फॉलिकुलोजेनेसिस और हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे फॉलिकुलोजेनेसिस में हार्मोनल रेगुलेशन होता है, जिसमें हमने LH हार्मोन के बारे में पढ़ा था, विच इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्स फॉर ओवुलेशन। FSH के बारे में पढ़ा था, जो ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं oogenesis। oogenesis आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू उसको बता दिया था। ठीक है, oogenesis क्या है? oogenesis ना आपका है फॉर्मेशन ऑफ एन ओवरी, ये फॉर्मेशन ऑफ एन एग, गैमेट कह लो, इनसाइड एन ओवरी। और ये ओवरी में आपके बिफोर बर्थ से ही चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर प्यूबर्टी ही oogenesis होता है, नहीं। आफ्टर प्यूबर्टी आपका क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte, नॉट सेकेंडरी oocyte, जो आपका डिक्टिएट oocyte है, वो अपना मेयोसिस को रेज्यूम करता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि फॉलिकुलोजेनेसिस जैसे कि आपको बिफोर बर्थ चलता है और आफ्टर प्यूबर्टी और बिफोर प्यूबर्टी भी चलता रहता है, उसी तरह से oogenesis भी आपका। ठीक है, तो oogenesis में हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे व्हाट इज oogenesis। एक बार ये राइटअप पे चले जाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ एन गैमेट्स इन ओवरी इज टर्म्ड oogenesis। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल लाइन में। आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जितना ज्यादा सिंप्लिसिटी रखोगे उतना ज्यादा बेटर। जैसे कि मैंने बताया, ये फीमेल्स में उनके बर्थ से पहले ही चलता है, दैट इज ड्यूरिंग देयर इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो अगर मैं इसको स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करूं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन, अगर मैं स्पर्म के प्रोडक्शन की बात करूं, तो क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन आउटसाइड द बॉडी होती है, इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, वेयर एज इन ओवरी डज नॉट रिक्वायर फॉर मेंटेन, डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर। उसको ओवरी के मैच्योरेशन के लिए कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। That's why they are totally intra-embryonic. They are not extra-embryonic. Not extra-embryonic. Extra, मैं कहूँगा कि ये एब्डोमिनल नहीं होता, आउटर एब्डोमिनल रीजन में नहीं पसंद। आपका क्या है, अल्टीमेटली जो प्राइमोर्डियल जर्म्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या इनको पीजीसी भी कहते हैं, ये माइटोसिस में जाएंगे। माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस करेंगे, उगोनिया प्रोड्यूस करेंगे, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब ये जो उगोनिया है, ये एक ही है। इट अंडरगो अगेन माइटोसिस टू फॉर्म एन मैनी टाइप ऑफ उगोनिया, नॉट मैनी, टू मस्ट, बहुत सारे, बहुत तरह के नहीं बोलूंगा, बहुत सारे उगोनिया फॉर्म करें। कभी कभी क्या हो जाता है कि इंग्लिश के वर्ड से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्या हुआ, जब आपका फीटल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो ये थे, जो आपके क्या है, माइग्रेट करा यॉर्क सैक से। ये आप ना एम्ब्रियोलॉजी में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट करेंगे यॉर्क सैक से और ओवरी में चले जाएंगे। ये जो जर्म सेल्स हैं, यही डिफरेंशिएट होके ओवरीज से उगोनिया फॉर्म करेंगे। सिंगुलर वर्ड में उसको उगोनियम कहते हैं, विच आर डिप्लॉयड स्टेम सेल। और ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स। एक आपके बिफोर बर्थ मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ oogonia आर प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, बट ओनली वन इज मैच्योर आफ्टर प्यूबर्टी। ये कह लो ओनली वन इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्यों होता है, ये भी एक बार हम इसको देखेंगे। तो oogenesis की अगर मैं बात करूं, जब आपका उगोनिया माइटोसिस के जरिए उसके और से उगोनिया प्रोड्यूस करें, ठीक है, माइटोसिस के जरिए, अब ये क्या करा, ये उगोनियम इन फॉलिकल्स, देखो ये उगोनिया है जो है, इसके चारों ओर एक लेयर आ जाएंगी। ठीक है, फॉलिकल्स की लेयर जमा हो जाएंगी और वो इसलिए प्राइमरी oocyte कहलाएंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल साथ साथ में चलता जाएगा, अभी हम देखेंगे कंपैरिजन में, नॉट कंपैरिजन, पैरेललिज्म में देखेंगे oogenesis और फॉलिकुलोजेनेसिस कहाँ पे पैरेलल है। ठीक है,
ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, ये अरेस्ट हो जाएगा। ये आपका बिफोर बर्थ ये प्राइमरी oocyte गेटिंग अरेस्ट कहने का मतलब ये अपनी मियोसिस वन को कंप्लीट नहीं करेगा, इट गेटिंग अरेस्ट इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में अपने आप को अरेस्ट करनी है, ठीक है। तो ओनली दोज oogenesis या दोज फॉलिकल्स आर सिलेक्टेड, तो वही oogenesis और फॉलिकल्स आर मतलब सिलेक्ट होते हैं। तो बिफोर बर्थ क्या है, ये मियोसिस वन में अरेस्ट हो गया। अब ये प्राइमरी oocytes बन गए बहुत सारे, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocytes में ये मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है बिफोर बर्थ, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही आपके सिलेक्ट होंगे विच अंडर को डेवलपमेंटल स्टेज, कुछ आपके सिलेक्ट होंगे, रेस्ट ऑफ द अंडर को फॉलिकुलर एट्रीशिया में चले जाएंगे। तो जो सिलेक्टेड होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली आपके क्या हुआ, फॉलिकुलर एट्रीशिया की वजह से मिलियंस में से आपके सिर्फ 80,000 to 60,000 बच जाते हैं। यही आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ में फॉलिकल्स और उगोनिया को रिलीज करेंगे। फॉलिकल्स और उगोनिया आर नॉट सेम, ठीक है। उगोनिया के चारों तरफ कुछ जर्मिनल लेयर्स की सेल बन जाती है, जर्मिनल सेल्स की लेयर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एन फॉलिकल। फॉलिकल यानी कवर अप करना, इट इज इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच उगोनिया आर प्रेजेंट, ठीक है, एक तरीके से फॉलिक सेल। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इनमें से कितने सिलेक्ट हो गए, 60 to 80,000 सिलेक्ट हो गए। नाउ आउट ऑफ दिस ओनली 15 to 20 आर गेटिंग सिलेक्टेड, जिनमें से आपके एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो अपनी इसमें से क्या करेंगे, मियोसिस को रिज्यूम करेंगे। और इन 16 to 15 में से भी 15 to 20 में से भी सिर्फ एक ही अपनी मियोसिस को रिज्यूम करेगा और वो अल्टीमेटली फाइनल रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte। तो जब प्राइमरी oocyte आपका सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा तो उससे पहले प्राइमरी oocyte किसमें जाएगा, मियोसिस वन में जाएगा। इसने मियोसिस वन को क्या करा, मियोसिस वन में अरेस्ट था प्राइमरी oocyte, नाउ इट क्या करा इसने, इट resume its meiosis one and want to complete its meiosis one। तो ये अपनी meiosis one को complete करेगा और रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte। तो जो प्राइमरी oocyte था उसमें अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन इसलिए होगा, देखो अनइक्वल डिवीजन कहने का मतलब है one of the cell getting in a large amount of ooplasm and the one of the cell getting in a only small amount of ooplasm। तो जो large amount का ooplasm contain करेगा उसको हम बोलेंगे secondary oocyte, and जो small amount का ooplasm contain करेगा उसको बोलेंगे हम first polar body। अब कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये फर्दर आपकी मियोसिस में जाती है और दो पोलर बॉडी को रिलीज करती है, ठीक है। लेकिन ये सभी में नहीं होता, इट्स इन अ वेरी रेयर केस, आप काफी कम चीजों में देखेंगे। तो उगोनिया ग्रोथ करा, प्राइमरी oocyte बनाया, मियोसिस बिगिन स्टार्ट हुआ, डिप्लोटिन मियोसिस वन जो था डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट हो गया, जिसलिए इसको हमने बोला डिक्टिएट oocyte। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फीमेल एग कैरी करती है, एग कहने का मतलब जो फीमेल के पास ओवरी है उसमें जो एग प्रेजेंट होता है ना बच्चों, वो डिक्टिएट एग कहलाता है, ठीक है। ये डिक्टिएट एग है बिकॉज इट इज अरेस्टेड इन मियोसिस वन, और ये तभी आपका मियोसिस वन में से रेज्यूम होगा तब ये प्यूबर्टी में जाएंगे। रिलीज ऑफ हार्मोन्स होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, हार्मोन्स का रियलाइजेशन होगा, रिलीजन होगा। ये हार्मोन्स के रिलीजन की वजह से ही प्यूबर्टी रिलीज होगी। प्यूबर्टी के आने की वजह से these dictate oocytes, only one dictate oocyte is resume its meiosis and rest of the go under follicular atresia। तो follicular atresia होता क्यों, आप देखोगे जितने भी मैमल्स हैं उनमें ह्यूमन जो है बहुत इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू अदर मैमल्स। हम जैसे जैसे फोर पेडल से बायपेडल होते जा रहे हैं, वी आर मतलब बायपेडल हो गए, इवोल्यूशन हुआ है। देखो पहले हम चार पैरों पे चलते थे, फोर पेडल थे, नाउ वी आर बायपेडल, दो पैरों पे चल रहे।
तो इसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉफिट्स भी मिले हैं, बहुत से लॉस भी मिले हैं। लॉस क्या है पहले वो देख। लॉस ये है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो थोड़ा रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से फीमेल डज नॉट कंटेन मोर देन वन एग इन इट्स यूटरस। अपने यूटरस में एक से ज्यादा एग नहीं कंटेन कर सकती। ये बोलो डज नॉट कंटेन मोर देन वन एग इन देयर ओवरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये एक से ज्यादा एग कंटेन करेगी अपनी बॉडी में तो मिस कैरेज के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसलिए ये ऐसे इवॉल्व हुई है कि दैट इट ओनली कंटेन वन एग एट एन पर्टिकुलर टाइम। लेकिन इसके साथ साथ बाइपेडल होने के साथ साथ हमें एक फायदा भी मिला। क्या? एज कंपेयर टू अदर मैमल्स, रिप्रोडक्टिव फेज देखा जाए ह्यूमन बीइंग का, इट इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। इट मीन्स बेशक हम एक टाइम पे चार बर्थ नहीं दे सकते, चार बच्चे नहीं पैदा कर सकते, बट वी कैन डू बहुत, मतलब वी कैन नॉट डू प्रोड्यूस एन चाइल्ड एट एन टाइम, मतलब एक टाइम पे नहीं कर पा सकते, बट आफ्टर एन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी कैन डू। हम बहुत टाइम के बाद कर सकते हैं, हम बहुत टाइम तक कर सकते हैं, दैट्स इट, बट दैट्स नॉट गुड। ओके, तो अब जब आपका ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, जो कब रिलीज हुआ था? जब आपका ग्लैंडुलर, नॉट ग्लैंडुलर, जब आपका ये देखो दिस, ठीक है, ग्राफेन फॉलिकल्स होता है विच इज द अल्टीमेट मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, ये अल्टीमेट मैच्योर फॉलिकल है। ये रप्चर्ड अप हुआ। क्यों रप्चर्ड अप हुआ? रप्चर्ड अप होने के पीछे भी एक रीजन है, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये रप्चर्ड अप क्यों होता है ये समझ लीजिए। 0 days, ये है 28 days टाइप से। ठीक है, ओवुलेशन कब होगा? 14 days। तो 14 days का गैप है। आई थिंक मैंने कहीं बना रखा होगा, मैं वो शो कर दूँ। हाँ, ये रखो। जो ये 14 डेज का गैप है, ये फॉलिकुलर फेज कहलाता है। यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और वो आफ्टर 14 ल्यूटियल फेज आता है। ठीक है, क्यों? कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो ये 14 फेज है, मैं ओवेरियन चेंजेस की बात कर रहा हूँ अभी, अब हम यूटेरिन चेंजेस की बात नहीं कर रहे। ओवुलेशन 14 डेज पे क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है जरूरी कि 28 डेज पे ही हो, मतलब होता है किसी किसी की 35 है। अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल 35 है तो उसमें ल्यूटियल फेज जो है वो 14 डेज का रहेगा। ल्यूटियल फेज इज फिक्स्ड इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, फिक्स रहता है। रेस्ट ऑफ द चेंजेस आते हैं वो फॉलिकुलर फेज में आते हैं, ये फिक्स नहीं होता। तो मेरा आंसर क्वेश्चन ये था, सॉरी, कि मैमल्स में क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इन ह्यूमन, बट अदर मैमल जो है जैसे डॉग वगैरह हो गया, उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल क्यों होती है? ये कह लो प्राइमेट्स, जो प्राइमेट्स हैं उनमें क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल। फॉलिकुलर एट्रीशिया के बारे में भी हम चलेंगे। तो मैं ये कह रहा था, जब आपका जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपका एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज क्या है? जैसे कि मैंने बताया था आपको, आपके थैका इंटरना पे किसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? थैका इंटरना पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन उसको स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए? वो प्रोड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करा, और इन रिस्पॉन्स ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन थैका इंटरना प्रोड्यूस एन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। ये किस में जाएगा? ये आपका ग्रैनुलोसा सेल्स में एंटर अप करेगा। तो ग्रैनुलोसा सेल्स में एंटर अप होने की वजह से ये जो एस्ट्रोजन है ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो जस्ट बिफोर ओवुलेशन एलएच सर्ज होता है, एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राफेन फॉलिकल्स रप्चर्ड अप होती है और सेकेंडरी oocyte देखो रिलीज अप हो गया। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो जो रेस्ट ऑफ द सेल बचते हैं, अब तो ये चीज आप लोगों को याद भी हो जाने चाहिए कि वो क्या फॉर्म करा लेते हैं। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड विच रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ये दो
हार्मोन को रिलीज करती है। तो एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है और प्रोजेस्टेरोन का बहुत कम। ठीक है, ल्यूटियल फेज, दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्रेटरी फेज इन यूटेराइन चेंजेस। ठीक है, यूटेराइन चेंजेस में इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो फेट है ना बच्चों, वो डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, दिस कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन, और ये तब तक रिटेन रहेगा तब तक आपका प्लेसेंटा खुद इनेबल ना हो जाए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाने। अदरवाइज उसके बाद जैसे ही वो प्लेसेंटा एबल हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाने में, मतलब सफिशिएंट जितना चाहिए उतने बनाने में अगर एबल है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम विल बी डीजनरेट एंड फॉर्मिंग है ना कॉर्पस एल्बीशिया, दैट इज कॉल्ड है ना व्हाइट बॉडी। उसको क्या कहते हैं? व्हाइट बॉडी कहते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम को कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तो ये 10 से 12 दिन रिटेन रहता है और उसके बाद आपका जो एस्ट्रोजन है उसका अमाउंट एकदम से डिक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये डीजनरेट हो जाएगा और व्हाइट बॉडी फॉर्म करेगा। तो ये तो था ओवेरियन चेंजेस। नाउ यूटेरिन चेंजेस भी देख लेते हैं। देखो, एट द बिफोर बर्थ और व्हेन फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग, ये कह लो व्हेन फॉलिकल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, देयर आर मिलियंस ऑफ फॉलिकल। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ 7th में, अब ये समझ लो कि 7th वीक में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ फॉलिकल्स। ग्राफिन फॉलिकल्स, सेकेंडरी oocyte आफ्टर प्यूबर्टी है, सॉरी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फॉलिकुलोजेनेसिस प्यूबर्टी से पहले भी चलता है और प्यूबर्टी के बाद भी चलता ही रहता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पूरे लाइफ टाइम में 80,000 टू 60,000 फॉलिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उगोनिया फॉर्मेशन के लिए, जिसके अंदर से आपके मैक्सिमम अंडरगो फॉलिकुलर अट्रेशिया, क्योंकि एक टाइम पे एक ही आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो सकता है। तो सिर्फ सिलेक्टेड वन ही गेटिंग, जो आपका, देखो सभी फॉलिकुलोजेनेसिस जितने सभी जो फॉलिकल्स हैं एक साथ पे मेच्योर नहीं होते, तो जो सबसे पहले मेच्योर हो जाएगा वो ही आपका oocyte रिलीज करेगा और वही अपनी मियोसिस को रिज्यूम रखेगा। सब नहीं कर पाएंगे। पहले फेज को हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेज। मैच्योर होगा, फिर उसके बाद प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेट होगा, दिस आर द यूटेराइन चेंजेस, एंड देन हार्मोन का रिलीज होगा तो इसको सेक्रेटरी फेज कहते हैं। और यूटेराइन चेंजेस और ओवेरियन चेंजेस भी देख लिया हमने। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte क्या है? आपका जो ग्राफिन फॉलिकल था उसने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया। इट मींस दिस सेकेंडरी oocyte इज गेटिंग अरेस्ट। ये भी अपनी मियोसिस को कंप्लीट नहीं कर पाता, ये मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मियोसिस 2 में मेटाफेज स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस ऑकर जस्ट प्रियोर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले मियोसिस स्टार्ट होता है लेकिन दोबारा अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 2 एट मेटाफेज 2। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte ओवम ने तब प्रोड्यूस करेगा व्हेन इट गेटिंग सेंट्रियोल्स। कमाल की बात है कि ये जो ओवम है ना, इसके पास वो सारा मटेरियल है जो एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, एक्सेप्ट ओनली वन थिंग विच इज सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल स्पर्म डोनेट करेगा। तो बेबी के बर्थ में देर इज एन ओनली 1% रोल ऑफ मेल, रेस्ट ऑफ द रोल इज फीमेल। वो ओवम कैरी करती हैं, 9 मंथ्स तक रखती हैं, दे आफ्टर डू लैक्टेशन। ठीक है, मिल्क पिलाती हैं। तो टोटली मदर इन्वॉल्वमेंट इज टू मच हाई एज कंपेयर टू फादर। फादर इज जस्ट गिविंग इन अ सेंट्रियोल्स, यानी उसके अंदर से डीएनए और इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, दैट इज कमिंग फ्रॉम इन अ फादर एंड sperm is fertilize this ovum। तो सेकेंडरी oocyte कब ओवम होगा? सेकेंडरी oocyte कब अपनी मेटाफेज 2 स्टेज को रिलीज कर रेज्यूम करेगी? जब आपका स्पर्म एंटर करेगा ड्यूरिंग इंटरकॉर्स। तो स्पर्म की जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 3 डेज की होती है, 3 to 4 डेज।
और जो ओवम का लाइफ ड्यूरेशन है, ओवम कब तक रहेगा? सेकेंडरी जो oocyte है, जिसको हमने कन्वीनियंस के लिए ओवम बोल देते हैं, आपकी मैक्सिमम बुक्स में ओवम लिखा हो, इसका जो लाइफ स्पैन है वो है, लाइफ स्पैन नहीं बात करूंगा, इससे स्पर्म तभी तक फर्टिलाइज हो सकता है तब तक 24 डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज बहुत सी कॉम्प्लिकेसी आ जाती है। तो जैसे ही इंटरकोर्स होगा, ओवम आपका स्पर्म से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट था वो रेज्यूम कर लेगा अपने मेटाफेज 2 को और कंप्लीट करेगा। तो जब ये आपके फर्टिलाइजेशन होगा तब एक सेकेंडरी पोलार बॉडी रिलीज, तो तब एक ये सेकेंडरी पोलार बॉडी रिलीज होगी और अल्टीमेटली ओवम फॉर्मिंग इन जाइगोट। अब ये ओवम क्या बना दिया? ओवम, इसको हम ओवम कहेंगे, फिर इस पे ज़ोना पेलोसिडा लेयर आएगी, फिर कोरोना रेडियाटा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी oocyte में भी प्रेजेंट थी सारी लेयर, हमने फॉलिकुलोजेनेसिस में पढ़ा था, ठीक है ना। तो जैसे ही स्पर्म एक्चुअल में कोरोना रेडियाटा को और ज़ोना पेलोसिडा को क्रॉस करेगा तो इट गेटिंग फर्टिलाइज विद एग। जैसे ही उसने फर्टिलाइजेशन किया एग के साथ, ओवम के साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ, वो ओवम कहलाने लग गया और ओवम ने अपनी मियोसिस को कंप्लीट। तो फॉलिकुलर एट्रेशिया एक बार देख लेते हैं। फॉलिकुलर एट्रेशिया, जिससे पहले भी मैंने आपको बताया है, ये एक बहुत ही जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोसेस जिसमें फॉलिकुल्स का डीजनरेशन होता रहता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो जर्म सेल्स हैं वो आपके बिफोर बर्थ भी इनकी प्रोसेसिंग चलती जा रही है, फॉर्मेशन होती जा रही है और ये पहले बिफोर बर्थ से ही एट्रेशिया में जा रहे हैं, यानी डीजनरेशन होता जा रहा है। और इनमें से कुछ ही हैं जो लार्जर सेल्स बनाएंगे जिनको प्राइमरी oocyte कहते हैं और जो मियोसिस 1 में एंटर करेंगे। तो फीटल डेवलपमेंट का फेट क्या है? फीटल डेवलपमेंट का फेट ये है कि ये अपने फेजेस को कंप्लीट तब तक नहीं करता जब तक प्यूबर्टी नहीं हो जाए। तो आफ्टर प्यूबर्टी ये अपने फेज को कंप्लीट करेगा और अरेस्ट कर ले। ड्यूरिंग द अरेस्टिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो अरेस्टिंग स्टेज है डेवलपमेंट की वो है डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेशन, जैसे मैंने बताया था। तो प्राइमरी oocyte जो है, जिसको मैंने बोला था आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल, क्योंकि एक सिंगल लेयर है फॉलिकुलर सेल्स, इसके पूरे एंटायर स्ट्रक्चर पे सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिफोर बर्थ लैक्स ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट, लेकिन जो ओवरी होते हैं ओवरीज में प्रेजेंट है, लेकिन प्यूबर्टी पे सिर्फ इतने रह जाते हैं, रेस्ट ऑफ द अंडरगो फॉलिकल एट्रेशिया। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरी में, दे आर डिक्टिएट oocyte, उनको हम डिक्टिएट oocyte कहेंगे। तो उनमें से भी सिर्फ 15 to 20 सिलेक्ट होंगे एंड आउट ऑफ दिस 15 to 20 only one getting mature at one time। तो oogenesis एक और बार ये हम रीडिंग वाला देख लेते हैं। ईच मंथ, हर महीने में, आफ्टर प्यूबर्टी अंटिल मीनोपॉज, प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज, इट इज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ एन फीमेल। गोनाडोट्रोपिन, जो गोनाडोट्रोपिन हैं जो आपके कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच के रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ग्रैनुलर सेल्स पे, और एलएच के थैका इंटरना। ये सिक्रीट होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो फर्दर स्टिमुलेट करेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनाने, यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में, जिनमें से सिर्फ टिपिकली देखा जाए तो मेजॉरिटी पे एक ही पहुंचेगा, ठीक है। इन द केस ऑफ ट्विंस दैट इज इन अ डिफरेंट, हम उसको भी पढ़ेंगे लेकिन अभी हम इस पे फोकस करेंगे। तो ओव्यूलेशन में एक ही जाएगा, ओव्यूलेशन के टाइम पे एक ही सेकेंडरी oocyte रिलीज। तो जो फ्यू प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे ग्रो, डेवलप भी होंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल्स अब प्राइमरी oocyte बन गया, जो एक लेटर स्टेज में ग्रैनुलोसा सेल से कवर्ड अप, ग्रैनुलोसा सेल बहुत सारी लेयर से कवर्ड अप। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है ग्रो हो रहा है, जिसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी, ये कह लो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर किसकी है? ज़ोना पेलोसिडा, एक प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में। तो जैसे इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर पे आपके ग्रैनुलोसा सेल्स कवर अप होंगे
ये प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहलाएंगे। तो एडिशन में आपके क्या होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से बनना शुरू होंगे और एक इसके ऊपर और सी लेयर फॉर्म करते रहेंगे, तो उसको बोलेंगे थैका फॉलिकुलाई। थैका फॉलिकुलाई आर ऑफ टू टाइप्स, थैका इंटरना एंड थैका एक्सटर्ना। ठीक है, तो जैसे जैसे मैच्योर होता रहेगा प्राइमरी फॉलिकल, वो सेकेंडरी फॉलिकल में जाएगा। सेकेंडरी आपके दो लेयर बनाएंगे। आफ्टर दैट इसमें एक एंट्रम कैविटी फॉर्म होगी विच इज रिच इन, किससे रिच है, ये एस्ट्रोजन से रिच है, और नॉट एस्ट्रोजन, ये आपका तो जो ये एंट्रम है इसको हम फॉलिकुलर कैविटी भी कहते हैं। फॉलिकुलर कैविटी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज रिच इन फॉलिकुलर फ्लूइड। ये फॉलिकुलर फ्लूइड कहाँ से आएंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स ने ही सिक्रीट करेंगे। ठीक है, ये तो कैविटी फॉर्म होती रहती है एंड ग्रेनुलोसा सेल्स अपना रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये मान लीजिए oocyte है। ठीक है, ये मेन, ये oocyte, इसके ऊपर ज़ोना पेलोसिडा की लेयर विच इज ग्लाइकोप्रोटीनिशियस लेयर। अब आपका ग्रेनुलोसा जो आपकी एंट्रम कैविटी थी, ये ऐसा कुछ था। ठीक है ना, ये सेकेंडरी आपका क्या है, ये सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ दिस सेकेंडरी फॉलिकल इज मैच्योरिंग मोर एंड फॉर्मिंग इन अ टर्शियरी फॉलिकल, जो हमने पढ़े हैं स्टेजेस में। टर्शियरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा, ये कैविटी लार्ज अप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ग्रेनुलोसा सेल्स अपना रीअरेंजमेंट करेंगे। साथ में ये कोरोना रेडियाटा की एक लेयर फॉर्म करेंगे विच इज इन अ कवरिंग ऑफ ज़ोना पेलोसिडा। ज़ोना पेलोसिडा के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर फॉर्म होगी। That layer is called as corona radiata, and this corona radiata is connected with this granulosa cells which are rearranged on basement membrane is corpus losum। इस लेयर को कहेंगे क्यूमुलस उफरस, क्यूमुलस उफोरस। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली ग्राफेन फॉलिकल बनाएगा। ग्राफेन फॉलिकल आपका, दिस इज अ क्यूमुलस क्यूमुलस। ग्राफेन फॉलिकल अल्टीमेटली आपका क्या बनाएगा, फिर रिलीज करेगा बाय रप्चरिंग ड्यू टू एन एलेक्स सर्ज एंड फॉर्मिंग है ना सेकेंडरी यूज। लार्जर होगा, टर्निंग होगा, मैच्योर, वही सब सारी चीजें लिखी हैं इसमें रिटर्न में। ठीक है, पोलर बॉडी को हम पोलोसाइट्स भी कहते हैं, तो ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके। एक बार ये लेयर्स को देख लेते हैं। थैका एक्सटर्ना आउटर लेयर, ये थैका फॉलिकुलाई में है, फॉलिकुलाई। ठीक है, ये दोनों लेयर थैका फॉलिकुलाई में आ जाए। तो एक बार लेयर्स को देख लेते हैं। थैका एक्सटर्ना, ठीक है, तो थैका एक्सटर्ना और थैका इंटरना इज इन अ लेयर ऑफ थैका फॉलिकुलाई। थैका एक्सटर्ना क्या है, आपकी ए वेस्कुलर, ठीक है, और थैका इंटरना वेस्कुलर और ग्लैंडुलर है, और थैका एक्सटर्ना आपकी फाइब्रस लेयर है। थैका ग्लैंडुलर, सॉरी, थैका इंटरना वेस्कुलर और ग्लैंडुलर। एंट्रम, जिसको हम फॉलिकुलर कैविटी भी कहते हैं, इट इज रिच इन फॉलिकुलर फ्लूइड। दिस इज द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये सारे ना आपके ग्रेनुलोसा सेल से ही बनी हुई है सारी लेयर्स। दैट्स इट, ये कि डिफरेंट डिफरेंट इनका रीअरेंजमेंट हुआ है, दैट्स व्हाई दे हैव अ डिफरेंट नेम, लाइक इन अ कोरोना रेडियाटा व्हिच इज रीअरेंज्ड ऑन ज़ोना पेलोसिडा। ठीक है, तो स्पर्म को एंट्री जब करनी होती है ना, तो दिस इज इन अ सेकेंडरी oocyte, रिलीज होगा, तो स्पर्म को जब इससे एंट्री करनी होगी, जो फ्यूज करेगा वो इसको भी क्रैक करेगा, तब जाके इससे फ्यूज करेगा, तब फर्टिलाइजेशन होता है एक्चुअली। दिस इज द क्यूमुलस उफरस जो मैं बात कर रहा था, विच इज इन अ मास ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थ्रू विच कोरोना रेडियाटा इज कनेक्टेड विद दिस ग्रेनुलोसा cells which is called as a membrana granulosa।
तो ये है आपका oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट पैरेलली, दोनों पैरेलली चलते हैं। फॉलिकल्स के अंदर ही आपकी ओगोनिया का डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, एक बार इसको और रीड आउट कर लेते हैं। एट ओवुलेशन जब आपका सेकेंडरी oocyte एक्सपेल्ड आउट हुआ है पेल्विक कैविटी में, और पेल्विक कैविटी में रिलीज होते ही फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो या तो इसके साथ रिलीज होगी या वो सस्पेंडेड रह जाएगी ग्राफिन फॉलिकल्स, वहीं डीजनरेट हो जाएगी, या ओवरी के अंदर इसका डीजनरेशन हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, द सेल डीजनरेट। जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ है वो डीजनरेट में चला जाएगा। तो स्पर्म अगर प्रेजेंट है यूटेराइन ट्यूब, आपका फैलोपियन ट्यूब या एम्पुलर रीजन में प्रेजेंट है, तो ये क्या कर जाएगा, आपका पेनिट्रिएट कर जाएगा सेकेंडरी oocyte को और मियोसिस टू रेज्यूम हो जाएगी। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो दो हैप्लॉइड सेल्स में स्प्लिट अप होगी, दैट इज कॉल्ड एन अनइक्वल डिवीजन। मैंने बताया था अनइक्वल डिवीजन होता है, लार्जर वाला आपका सेकेंडरी oocyte बनाता है, जिसको हमने लैंग्वेज कन्वीनियंस के लिए ओवम बोल दी, ठीक है, और छोटा वाला सेकेंडरी पोलर बोल दी। अब जब न्यूक्लियाई है स्पर्म सेल का और ओवम का, वो जब यूनाइट करेंगे तब ये आपका एक जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब फर्स्ट पोलर बॉडी जो आपका मियोसिस में गई थी, जैसे मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो फर्दर डिवाइड भी हो सकती है और नहीं भी। दिस इज अ वेरी रेयर चांस कि फर्स्ट पोलर बॉडीज आल्सो अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूसिंग इन टू अदर पोलर बॉडीज, बहुत ही रेयर होता है। जो प्राइमरी oocyte है, जो अल्टीमेटली अगर आप बात करो, अगर वो मियोसिस में जाती है पोलर बॉडी, तो वो 3 हैप्लॉइड पोलर बॉडीज को रिलीज करता है। तो आपने जब स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था तो 4 स्पर्म बने थे, ठीक है, लेकिन जब आप oogenesis देखा तो ओनली 1 एग फॉर्म होगा, यानी रेस्ट ऑफ द 3 अंडरगो डीजेनरेशन, ठीक है। एक सिंगल गैमेट ही बन रहता है फीमेल्स, बोथ दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। इट्स डज नॉट, ये रैंडमली नहीं होता, या ये आप कह सकते हो इट इज रैंडमली, बट इट इज नॉट ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग नहीं है कि ये 1 1 1, ऐसा नहीं है कि एक तरफ बन रहा है देन अगली बार दूसरी तरफ, नो, इट इज रैंडमली चूजन। तो बोथ ओवरी जो है वो अल्टरनेट प्रोसेस में ओवुलेशन करता है, बट समटाइम द सेम ओवरी कंटिन्यू प्रोड्यूस ओवरी फॉर मैनी मंथ्स। जैसे मैंने कहा कि अल्टरनेट नहीं होता, रैंडमली होता है, जरूरी नहीं कि अल्टरनेट हो। ऐसा काफी केसेस में देखा गया है कि अल्टरनेटिवली होता है, अगर ओवरी इनफ टाइम पे हॉर्मोन्स को नहीं गैदर अप कर पाती, तब अल्टरनेटिव नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ओवरी आपके अच्छे से मैच्योर्ड हैं, अच्छे से एकदम डेवलप्ड हैं, तो अल्टरनेटिव नहीं हो जाता। ओवुलेशन का डे क्या है, 14 डेज, जैसे मैंने बताया था, इन विच ल्यूटेल फेज इज फिक्स्ड वेयर एज आपका जो फॉलिकल फेज है दैट इज चेंज। तो जस्ट बिफोर ओवुलेशन, जस्ट या फिर ये कह लो कि 1 डे बिफोर ओवुलेशन, एलएच का शार्प इंक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। ये ग्राफिन फॉलिकल्स को मजबूर करता है अपनी बॉल को रप्चर अप करने पे, और सराउंड जो जोना पेलासिटा लेयर से जो सेकेंडरी oocyte सराउंडेड है कोरोना रेडियाटा के साथ, वो रिलीज हो जाता है। और जो वो क्यूमुलस ऑफरस है ना बेटा, वो भी आपका उसी के साथ रिलीज अप होता है सेकेंडरी oocyte। LH is ovulation causing hormone आंसर। अब ओवुलेशन हो गया, रिमेनिंग ग्राफिन सेलिकल जो आपके सेल्स बचे थे, थैका इंटरना, थैका एक्सटर्ना, मेम्ब्राना ग्रैनुलोसा, they are forming an endocrine gland which is temporary in nature, corpus luteum, ठीक है, ये आपका ल्यूटियल फेस के नाम। दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम, वेरी बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है। डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखाई गई है, फॉलिकुलोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। अब ये आपका कंपैरिजन किया है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो फीटल लाइफ देखा जाए तो ये देखिए, अल्टीमेटली 1 गैमेट इज प्रोड्यूस इन फीमेल, whereas in male
4 स्पर्म इज प्रोड्यूस, ठीक है। और ये भी कैसे होते हैं, एपिथेलियोइड इन नेचर होते हैं। ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज क्या कर रहा है, एलएच का सर्च कब हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ये हम कर चुके हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का रीग्रेशन, कौन सा हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंसेस का फॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूटेरिन इवेंट्स, ओवेरियन लेवल, ओवेरियन इवेंट्स, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ये चारों चीजें हम ऊपर देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक बार और जाएंगे, ठीक है। तो ओवेरियन चेंज और यूटेरिन चेंजेस ये मैं बता चुका हूँ इंट्रो के तौर पे। एक बार रिटर्न के पे भी चले जाएंगे। एक बार क्या होता है कि बोलने में इतनी चीज हम नहीं बोल पाते, लेकिन लिखने में हम लिख देते। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम पढ़ेंगे आपकी जो ये चैप्टर है ये वाली स्लाइड्स तक, आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट अप हो जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।